हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम वर्क पावर एनर्जी दैट इज WPE का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक बॉब है जिसका मास m है। इसको हमने स्ट्रिंग से बांध रखा है l लेंथ की। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट पॉइंट A सच दैट टेंशन एट पॉइंट A इज 5 टाइम्स द वेट। मतलब हमने यहाँ इसको कुछ ऐसी सफिशिएंट वेलोसिटी दी है, हमने इसको कुछ ऐसी सफिशिएंट वेलोसिटी दी है जिस वजह से यहाँ की जो टेंशन है वो 5 टाइम्स है वेट के। तो टेंशन की वैल्यू अगर 5 mg तो वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी कैसे, 5 mg माइनस mg जो इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो 4 mg नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय r हम कर सकते हैं। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी √4gl। मतलब ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √4gl आ जाएगी। आगे देखते हैं। द एंगल थीटा एट विच स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ द स्पीड एट पॉइंट ए। वो एंगल बताइए जब बॉब की स्पीड v/2 हो जाएगी। v/2 मतलब √4gl/2, √4gl/2 मींस √gl। √gl होने के लिए हमें एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है। एंगल थीटा बताने के लिए मैंने कहा मान लो ये हाइट h है। अगर ये हाइट h है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, और v इनिशियल स्क्वायर है 4gl। यहां से इक्वेशन बन रही है माइनस mgh इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस 3mgl/2। mg माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h की वैल्यू 3l/2 आ जाएगी। मतलब हाइट की वैल्यू 3l/2 हो जाएगी जबकि रस्सी की लेंथ l है। इसका मतलब ये l लेंथ तो वर्टिकल होगा, उसके बाद पार्टिकल l/2 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, तभी हाइट 3l/2 हो सकती है। इसका मतलब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस l है, तो l cos थीटा की वैल्यू l/2 तो cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। मतलब ऊपर से एंगल होगा 60, लेकिन हमसे नीचे से एंगल पूछा है। इसको अल्फा ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना थीटा में कंफ्यूज हो जाओगे। तो नीचे से अगर एंगल पूछा है तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री, दैट इज सी ऑप्शन। यानी इस केस में हमने पहले तो एंगल एक्यूट मानते हुए काम किया, लेकिन मेरी हाइट 3l/2 आ गई। हाइट 3l/2 आने का मतलब l + l/2, मतलब पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में उसका एंगल 120 डिग्री हमारा सॉल्व करने पर आ रहा है। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोड्यूस कांस्टेंट पावर p। एक पार्टिकल पर फोर्सेस लग रहे थे जिसकी वजह से कांस्टेंट पावर आ रही थी p। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2v to 4v। मतलब उसकी स्पीड 2v से 4v चेंज होने में हमारे डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब अगर हमें को टाइम के साथ रिलेशन करना होता तो मैं फोर्स को लिखता मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखता dv/dt। लेकिन क्योंकि हमें डिस्टेंस के साथ रिलेशन चाहिए तो फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv/ds। ये मैंने फोर्स रख दिया और ये वेलोसिटी है, तो पावर इंटू ds का फॉर्मूला आ गया mv² dv। इंटीग्रेट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया p इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर mv³/3। लिमिट कहां से कहां, 2v से 4v। एज पर क्वेश्चन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2v to 4v। बस खत्म क्वेश्चन। s इक्वल टू m/3p। 4 का क्यूब आ जाएगा 64v³ माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा 8v³ विच इज 56। तो 56 mv³/3p ये हमारे डिस्टेंस का आंसर होना चाहिए। 56 mv³/3p दैट इज बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुड बी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अब ब्लॉक का मास 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और उसको ए पॉइंट से रेस्ट से छोड़ दिया गया। एक स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ l है और वो यहां से हैंग हो रही है। ब्लॉक यहां आएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन फिर वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा और वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 10, मतलब उसने अगर स्प्रिंग को मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग बताइए। एज्यूम दैट l इज मच मच लेस देन r। जो इसकी नेचुरल लेंथ है वो r से बहुत छोटी है। ठीक है, तो कुल मिला के लगाना हमें यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। मतलब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच। देखो फाइनल पॉइंट में बात कहूं तो मान लो उसने स्प्रिंग को
x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया तो बची हुई लेंथ होगी l माइनस एक्स, बची हुई लेंथ l माइनस एक्स होगी। अगर मान लीजिए ये लेंथ बहुत छोटी है तो इसी लेंथ को हम वर्टिकल लेंथ मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर ये लेंथ बहुत छोटी हुई तो हम इस लेंथ को वर्टिकल लेंथ मान सकते हैं। तो बॉडी पहले यहां थी, अब बॉडी यहां आ गई, इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क हुआ होगा mg l माइनस एक्स, क्योंकि ये नीचे l माइनस एक्स दिया होगा। आई नो ये l माइनस एक्स टेढ़ा डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि l बहुत छोटा है तो इसी को नियरली वर्टिकल लेंथ ले सकते हैं एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। तो यही हमारी वर्टिकल डेप्थ हो जाएगी कि ब्लॉक इतना नीचे गिरा होगा तो ब्लॉक की फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज l माइनस एक्स। तो ग्रेविटी का वर्क हमारा आ गया, यही कर देते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क mg l माइनस एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल भी जीरो इनिशियल भी जीरो। बस इसी को सॉल्व करके हमें l मिल जाएगा। तो mg l माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो, m कितना है 2 किलो और k 400, 2 400 और x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 2 400 2 10 l माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ k की वैल्यू 400, x की वैल्यू 10/100 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/100 का होल स्क्वायर 100, 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 2 2 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा। l माइनस 10/100 इक्वल टू 1/10 विच इज 10/100, दैट इज l इक्वल टू 20/100, लेकिन मीटर में आएगा तो l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो l का ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर r को बहुत बड़ा मानते हुए काम किया गया है, तो इसीलिए हमने वर्टिकल हाइट को नियरली l माइनस एक्स लेकर काम किया। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच हो रहा है 20 सेंटीमीटर विच करेक्ट आंसर। मतलब कई बार अप्रोक्सीमेशंस का भी बहुत अच्छा खासा यूज होता है। ठीक, चलिए तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अच्छा जल्दी थर्ड क्वेश्चन पे आ भी गए, वाह। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रिंग शोन इन द फिगर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। मतलब हमने इसको a एक्सेलरेशन से चलाना शुरू कर दिया। अगर हम इसे a से चलाएंगे तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रस्सी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में रस्सी टेढ़ी क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम केस में ये टेढ़ी क्यों हो जाएगी, या तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें या इक्विलिब्रियम निकालने, जैसा आपकी इच्छा करें। तो अपन एक काम करते हैं, इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा देते हैं। अगर हम इसके फ्रेम में जाएं, रिंग के फ्रेम में जाएं, तो रिंग रेस्ट पर आ जाएगी और हमें इस पर पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ma। इस ma स्यूडो फोर्स की वजह से ये रिंग ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तब तक ऊपर उठेगी जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी कि स्यूडो फोर्स के वर्क की वजह से ये ऊपर उठेगी, और मान लो इसका एंगल है थीटा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, ये वो स्टेट है जहां पर बॉडी रेस्ट पर आएगी, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आएगी। एक्चुअली में होगा कि यहां से फोर्स लगते ही जैसे ये पीछे जाएगी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा और ये ऐसे ऑसिलेशन शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के केस में ये ऊपर तक जाएगा और इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तब तक ऊपर जाएगा। बस यहां से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। ये डिस्टेंस आ जाएगा L cos थीटा, ये डिस्टेंस आ जाएगा L sin थीटा, ये डिस्टेंस L माइनस L cos थीटा। अगर हम स्यूडो फोर्स के वर्क की बात करें तो ma हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो स्यूडो फोर्स का वर्क ma L sin थीटा। ग्रेविटी नीचे लगती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mg L1 माइनस cos थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो MAL sin थीटा इज इक्वल टू MGL1 माइनस cos थीटा। यहां से a की वैल्यू कितनी है, g/√3, तो एक ही जगह मैं रख देता हूं g/√3। MGL कैंसिल हो गया, तो 1/√3 sin थीटा, या sin थीटा इक्वल टू √3 माइनस √3 cos थीटा। sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू √3। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा की इक्वेशन बन रही है। तो दोनों तरफ हाफ से मैं डिवाइड कर देते हैं। ये लिख देंगे cos 60, ये लिख देंगे sin 60। तो cos है sin भी प्लस sin है cos भी, तो इक्वेशन बन गई sin थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू √3/2। √3/2 को होता है भाई, √3/2। अब sin √3/2 कब होता है, sin √3/2 किस केस में होता है, दो केस में होता है, या तो 60 या 120। तो थीटा प्लस 60
या तो 60 होगा या थीटा प्लस 60 120 होगा। यहां से थीटा 0 आ जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी इज 60 डिग्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल फ्रॉम वर्टिकल इज 60 डिग्री। 0 डिग्री तो इनिशियल पॉइंट है, वो डिपेंड नहीं करता। एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पर टेंशन बताइए, तो टेंशन भी निकाल लेते हैं। वैसे तो आंसर सिंगल करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी टेंशन निकाल लेते हैं। इधर MA लगेगा, नीचे MG लगेगा, और ये एंगल है 60। ऊपर टेंशन लगेगा, MG का कंपोनेंट आ जाएगा MG cos 60 और MA का कंपोनेंट आ जाएगा MA cos 30। तो टेंशन की वैल्यू इज MG cos 60 प्लस MA cos 30। वैल्यूज रख देते हैं, तो MG 1/2 प्लस MG बाय रूट 3 इंटू रूट 3/2। तो MG/2 प्लस MG/2 MG। तो टेंशन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर MG आ रही है, इसने कितनी बोली है MG/2 टू MG/√3। दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो आंसर इज सिंगल करेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, ये बीड स्लाइड्स ऑन द फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सरफेस वायर बेंट इनटू हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कल ऑफ रेडियस r0। एक बीड है जो इस वायर पर स्लाइड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है। इन एडिशन टू एनी नॉर्मल फोर्स के अलावा एक और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये। मतलब फोर्स जो है वो r वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, r कैप पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फोर्स हमेशा ओरिजिन से अवे लगेगा, और लिखा भी है डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और एक फोर्स हमेशा जो एक किसी पॉइंट से अवे लगे या टुवर्ड्स लगे, उन फोर्सेस का नाम होता है सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स की एक खास बात होती है, वो हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। तो गिवन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, गिवन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल ए और बी दोनों ऑप्शन थ्योरेटिकल है, वहीं सॉल्व हो गए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए, स्पीड ऑफ बीड बताइए। तो कुल मिला के हमें वर्क डन बताना है जब बीड यहां से यहां आएगी। जब बीड यहां से आई तो वर्क डन बताइए। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू की बात करें तो एफ नॉट आर स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर डी आर। इसमें आर कैप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर कैप यूनिट वेक्टर है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यही है, तो मैग्नीट्यूड लेकर काम करना होगा। एफ नॉट बाय आर नॉट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से 2 आर नॉट। 0 से 2 आर नॉट कैसे, पहले ओरिजिन पर है बाद में यहां आ गया, तो आर हमारा 2 आर नॉट हो गया। तो एफ नॉट बाय आर नॉट स्क्वायर इंटू 2 8 आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से वर्क डन मुझे दिख रहा है 8 एफ नॉट आर नॉट डिवाइडेड बाय 3। इसने कितना बोला है 8 एफ नॉट आर नॉट बाय 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी, स्पीड बतानी है तो स्पीड के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। सिर्फ इसी फोर्स का वर्क होगा, नॉर्मल का वर्क 0 होता है। तो वर्क विच इज 8 एफ नॉट आर नॉट बाय 3 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बस इसी से सॉल्व करके वी निकाल लीजिए। वी की वैल्यू मुझे यहां से दिख रही है 16 एफ नॉट आर नॉट बाय 3m। तो वी नॉट स्क्वायर प्लस ये आएगा 16 एफ नॉट आर नॉट बाय 3m का अंडर रूट। आपको सिर्फ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को उधर ले जाना है और सॉल्व करना है। तो ये आंसर आना चाहिए। इसने कितना बोला है 18 बोला है, तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ए बी सी। चेक कर लेते हैं, आंसर इज ए बी सी, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ 18 आ रहा है, 16 आना चाहिए। ठीक, 16 आ रहा है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर अ बॉल ऑफ मास एम इज कनेक्टेड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो हमारी बॉल है वो एक स्प्रिंग से अटैच है जिसका कांस्टेंट आपको दिया गया है। नाउ द बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया गया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द फॉल, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो होगा क्या, ये अगर L/2 से छोड़ेंगे तो पहले L/2 नीचे आएगा, तब तक रस्सी ढीली रहेगी। इसको रस्सी को टाइट करने के लिए L डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, यानी टोटल ये पहले तो L डिस्टेंस नीचे गिरेगा। मतलब ये तब तक नीचे गिरेगा जब तक ये रस्सी थोड़ी सी टाइट नहीं हो जाती। उसके लिए पहले तो ये L नीचे गिरेगा, उसके बाद ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए L डिस्टेंस और नीचे गिरेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए L डिस्टेंस और क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो हमसे ए या बी पार्ट में मैक्सिमम स्पीड पूछी जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी। इक्विलिब्रियम जहां नेट फोर्स 0, जहां mg बराबर kx और x की वैल्यू KL, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। पहले तो L डिस्टेंस तक नेचुरल लेंथ आएगा, उसके बाद कहीं जाकर ये खींचना शुरू होगा।
एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए इतनी सी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमें इसको 2L डिस्टेंस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 2L डिस्टेंस पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो ग्रेविटी का वर्क mg2l प्लस स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। स्प्रिंग में उसे एल ही लेंगे। क्यों एल लेंगे? क्योंकि पहले एल डिस्टेंस तक तो रस्सी स्लैक थी, उसके बाद रस्सी टाइट होना शुरू हुई है, उसके बाद स्प्रिंग खींचना शुरू हुई है, तो स्प्रिंग में हाफ के एल स्क्वायर ही आएगा, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2mgl माइनस mgl/2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से मुझे v के लिए 4mgl 3mgl/2, तो v के लिए √3gl आती हुई दिख रही है। तो मैक्सिमम स्पीड √3gl होगी। ऑप्शन कितना है? √3gl। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। √3gl ही हमारी मैक्सिमम स्पीड आ रही है सॉल्व करने पर। ठीक। सी एंड डी, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अब देखो इस वेलोसिटी की वजह से और नीचे जाएगा। अगर ये इस वेलोसिटी की वजह से और नीचे जाएगा तो मान लो ये और नीचे गया x, तो अपन एक काम करते हैं, यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। अच्छा, ये x डिस्टेंस तब तक नीचे जाएगा तब तक इसकी वेलोसिटी फिर 0 ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन का मतलब है जहां वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। तो अपन शुरुआत से लेकर लास्ट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। ग्रेविटी का वर्क mg इंटू 2l प्लस एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल, और एक्स फाइनल कितना है? l प्लस एक्स। स्प्रिंग में ध्यान रखना एलोंगेशन l प्लस एक्स ही होगा, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 0। बस इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा आ गया mg इंटू 2l प्लस एक्स इक्वल टू हाफ mg/l इंटू l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। mg कैंसिल हो गया, 2l को उधर ले जाओ तो 4l स्क्वायर प्लस 2lx इक्वल टू l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx। 2lx से 2lx कैंसिल, तो x की वैल्यू √3l आ रही है। x की वैल्यू अगर √3l आ रही है तो टोटल एलोंगेशन l प्लस √l, तो मैक्सिमम एलोंगेशन इज l प्लस x, दैट इज l प्लस l √3, दैट इज l इंटू 1 प्लस √3। लेकिन इसने मैक्सिमम एलोंगेशन भी नहीं पूछा, इसने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो गया तो mgl/2 अंदर आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो mgl 2 प्लस √3। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mgl 2 प्लस √3, mgl 2 प्लस √3, सी ऑप्शन। मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस आपको समझना सोचना ये था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर 2 बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती है, कहां से कहां लगानी पड़ेगी बस वही हमें क्वेश्चन में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द शोन फिगर देयर आर 2 blocks A and B connected by the spring and placed in equilibrium। ठीक है भाई, इन वर्टिकल पोजीशन। द ब्लॉक इज नाउ पुश्ड टुवर्ड्स B। यहां पर इक्विलिब्रियम में था, फिर हमने इसे x डिस्टेंस कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर द रिलीज। ठीक है, देखते हैं। If A, B and spring is the system, mechanical energy is not conserved। मतलब अगर मैंने सिर्फ A, B स्प्रिंग को सिस्टम लिया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है। हमने यहाँ अर्थ को सिस्टम नहीं लिया। ध्यान रखना, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी भी तो लेते हैं सर mgh, लेकिन वो तब लेते हैं जब अर्थ सिस्टम का पार्ट होती है। यहाँ अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिर्फ ब्लॉक और स्प्रिंग है, तो अर्थ एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, वो एनर्जी को लॉस करेगा, तो यहां पर एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। इफ ए बी एंड स्प्रिंग इज द सिस्टम, अगर ए बी स्प्रिंग है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर मैं इसे कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन कम होगा, कंप्रेशन कम होगा यानी एक्स कम होगा, और अगर एक्स कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसने बोला इंक्रीज होगी, तो गलत है, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक, चलिए। इफ अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्यों देख रहे हो, ग्रेविटी की क्यों देख रहे हो? ग्रेविटी की तो बढ़ेगी, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बोला, तभी डिफाइन होगी जब अर्थ सिस्टम होगा। अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, इफ ए बी स्प्रिंग एंड अर्थ इज द सिस्टम। अब देखो अर्थ सिस्टम आ गया ना, ए बी स्प्रिंग और अर्थ मतलब सब कुछ सिस्टम है। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो जब हम इसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो पहले स्पीड बढ़ेगी फोर्स की वजह से, स्पीड बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कम होगी
फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी कम होगी फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो पहले स्पीड बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर स्पीड घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आंसर होना चाहिए। डी, इफ ए बी स्प्रिंग एंड अर्थ इज अ सिस्टम, मतलब फिर से चारों सिस्टम है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल वर्क नहीं है, और अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आंसर शुड बी ए, सी एंड डी। आंसर इज ए, सी, डी। ठीक, मतलब सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें हमें बस ये समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व है कब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A body starts from rest on a smooth horizontal surface under the action of a constant horizontal force F। इस पर एक तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। अच्छा, रेजिस्टिव फोर्स जान लो, वेलोसिटी के उल्टा लगता है केवी। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये होता है वेलोसिटी का अपोजिट। तो बताइए वेलोसिटी अचीव्ड बाय ब्लॉक एट एनी टाइम t, तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स हमारा आ रहा है F माइनस केवी। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt, dt को ऊपर पूरे मसाले को नीचे, तो dt इज इक्वल टू m dv अपॉन f माइनस केवी। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो यहां से इंटीग्रेशन में t इक्वल टू लिमिट 0 से t इक्वल टू m ln f माइनस के वी, और जो माइनस के कोफिशिएंट है माइनस के से डिवाइड कर देंगे 0 से v। इधर से ले जाओ सबको, तो माइनस के टी बाय एम इक्वल टू ln f माइनस के वी माइनस ln 0 रखेंगे तो ln f, माइनस के टी बाय एम इक्वल टू ln f माइनस के वी बाय f। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग लेंगे तो f माइनस के वी बाय एफ इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी बाय एम। ये लिखा हो 1 माइनस के वी बाय एफ इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी बाय एम। रीअरेंज कर लें तो इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाय एम इक्वल टू के वी बाय एफ। यहाँ से v की वैल्यू आ रही है f बाय के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाय, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है f बाय के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाय एम। इसने कितना बोला? f बाय के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बाय एम। बिल्कुल सही आंसर है, इंटीग्रेशन यानी मेहनत करने से हमारा आंसर तो मैच हो गया। बी, द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व बनाऊं तो ये एक्सपोनेंशियल बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि यहाँ e की पावर है और e की पावर ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, फाइनल पर जाकर वेलोसिटी हो जाएगी f बाय के। तो ये हमारी वेलोसिटी का ग्राफ रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। इसने क्या बोला है? द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एंड पावर ऑफ फोर्स एंड टाइम आर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। पावर ऑफ फोर्स एफ इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड बिकम्स कांस्टेंट फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। इस फोर्स की पावर, तो इस फोर्स की पावर अगर देखोगे, फोर्स किसी भी फोर्स की पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है, तो जो वेरिएशन वेलोसिटी का होगा वही वेरिएशन पावर का होगा। वेलोसिटी पहले लगातार बढ़ रही है फिर कांस्टेंट हो रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है पावर बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, तो पावर पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट, और इसने भी यही बोला है पावर पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये नेट पावर की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको नेट पावर से कंफ्यूज मत कर लेना, ये सिर्फ एफ फोर्स की पावर की बात कर रहा है, तो हमें सिर्फ एफ फोर्स की पावर देखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर ऑफ फोर्स एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स ऑफ पावर एफ डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड बिकम 0। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर का होता है डीपी बाई डी। डीपी बाई डी में फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स इंटू डीबी बाई डी, मतलब डीबी बाई डी मतलब स्लोप। अगर आप देखो तो पहले स्लोप ज्यादा है, लेकिन आगे जाएंगे तो स्लोप लगातार कम होता जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा? स्लोप 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एफ डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड बिकम 0 फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही बात है, फाइनली 0 हो जाएगा। डीवी बाई डी मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो स्लोप लगातार कम हो रहा है और फाइनली कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब पावर, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर है वो भी एक टाइम पर आकर 0 हो जाएगी, पहले कम होती जाएगी फिर 0, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है। तो आंसर इज ए सी डी, आंसर इज ए सी डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्मॉल पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल को यहाँ से स्लाइड कर दिया, नीचे आएगा। अच्छा, जब ये नीचे पहुंचेगा इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक, इसकी स्पीड यहाँ निकाल लो या कहीं भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्पीड यहाँ निकाल लो तो इसकी स्पीड होगी √2gh। h की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 45/100 ये 903 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब यहां पर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये यहां से यहां सर्कुलर मोशन करता है, यहां आने के बाद पाथ खत्म हो जाता है, पाथ खत्म होने के बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और वो वापस से बी पर ही लैंड हो जाता है।
मतलब इवन वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बावजूद वो बी पर आकर गिरता है। ठीक, तो अगर मैं इसका थोड़ा बड़ा सर्कल बनाऊं तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये 60 डिग्री पर यहां पर इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये 60 डिग्री तक तो सर्कुलर मोशन करता है। मान लो यहां पर इसकी स्पीड v है, ये एंगल सॉल्व करने पर 60 आ जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और वापस से यहीं पहुंच जाता है। तो इसमें रेडियस की वैल्यू बतानी है कि रेडियस r कितना है, r की वैल्यू बताइए। ठीक, तो अपने काम करते हैं, यहां वेलोसिटी v मानकर शुरू हो जाते हैं। v के दो कंपोनेंट होंगे, v cos 60 दैट इज v by 2, और ऊपर की तरफ v sin 60 विच इज v रूट 3 by 2। v cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह काम करेगा, v sin 60 वर्टिकल कंपोनेंट की तरह काम करेगा। ये रेडियस r है तो ये रेडियस r by 2 हो जाएगा, तो बची हुई हाइट r by 2 हो जाएगी। ये r by 2 और ये आ जाएगा r रूट 3 by 2। तो हॉरिजॉन्टली r रूट 3 by 2 चलने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से निकालेंगे, तो r रूट 3 by 2 अपॉन v by 2 विच इज r रूट 3 by v। हॉरिजॉन्टली इसको यहां से यहां आने में इतना टाइम लग जाएगा। उतने टाइम में हम चाहेंगे कि इसकी वर्टिकल हाइट r by 2 हो, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r by 2 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। यूटी है v रूट 3 by 2 इंटू टी r रूट 3 by 2 यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ a टी स्क्वायर की बात करें तो r स्क्वायर इंटू 3 by v स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। v से v गया और ये बन गया 3r by 2, तो r by 2 इक्वल टू 3r by 2 माइनस 3 by 2 g r स्क्वायर बाय v स्क्वायर। इसको इससे लो 3g r स्क्वायर बाय 2v स्क्वायर इक्वल टू r by 2 3r by 2 r से r कैंसिल हो गया, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा 3 से 3 कट रहा था क्या, 3 by 2 था, सॉरी वही तो मैं कहूँ। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3gr by 2, v स्क्वायर की वैल्यू 3gr by 2। यहाँ का v पता लग गया, अब यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस एम जी आर प्लस आर कॉस 30 आर कॉस 60, तो माइनस एम जी आर प्लस आर कॉस 60, क्योंकि ऊपर टोटल गया आर प्लस आर कॉस 60 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3 का स्क्वायर। एम 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 कैंसिल हो गया, ये बन गया 3r by 2, तो माइनस 3gr by 2 इक्वल टू v स्क्वायर कितना है 3gr by 2 पहले से ही है, तो 2 2 जा 4 माइनस 9 by 4 सॉरी 9 by 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए r ही अननोन है, 9 by 2 को इधर ले आओ, 9 by 2 इक्वल टू 3gr by 2 प्लस 3gr by 4, तो 9 by 2 इक्वल टू ये बन गया 2 6 9 9gr by 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से r की वैल्यू आ रही है 4 by 2g दैट इज 4 by 20। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिएगा, तो ये कितना आ गया 5 चौक 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ रही है, इसने रेडियस सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो आंसर 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। आंसर क्या है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब। कुल मिला के मेहनती क्वेश्चन था। वर्क एनर्जी थ्योरम और सर्कुलर मोशन का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर यूज करना था। सर्कुलर मोशन का तो बहुत ज्यादा नहीं है, मेन तो वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रोजेक्टाइल है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन 20। ठीक, नेक्स्ट, टू ब्लॉक्स ऑफ मास इज 1 kg and 2 kg आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको हमने कुछ वेलोसिटी देकर फेंक दिया, बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये ना चले, सच दैट द ब्लॉक ऑफ 2 kg नेवर मूव्स। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये ना चले। देखो अगर हम इसे हल्की सी वेलोसिटी देंगे तो थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, एक्स बहुत कम होगा, एक्स बहुत कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स बहुत कम होगा, और अगर स्प्रिंग फोर्स बहुत कम होगा तो ये नहीं चलेगा। तो हम इसको जितनी ज्यादा वेलोसिटी देते जाएंगे उतनी ज्यादा एक्स आता जाएगा, और जितना ज्यादा एक्स आता जाएगा इसके चलने की टेंडेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि 2 kg ना चले तो उसके लिए जो स्प्रिंग फोर्स है वो म्यू एम जी से हमेशा कम रहना चाहिए, यानी x जो है वो हमेशा म्यू एम जी बाय के से कम रहना चाहिए। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी की वैल्यू की बात करें तो 20, यहां से x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन 5 से ज्यादा का नहीं आना चाहिए, 5 से ज्यादा हो गया तो kx ज्यादा हो जाएगा, kx ज्यादा हो गया तो बॉडी चल पड़ेगी, तो x जो है 5 से कम ही रहना चाहिए। तो u मैक्सिमम पर x 5 होना चाहिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए माइनस म्यू एम जी एक्स, इससे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा माइनस म्यू एम जी एक्स, स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। बस अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया माइनस
म्यू एम जी की 10, एक्स की वैल्यू 5 प्लस हाफ, के की वैल्यू कितनी है 2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -25 इक्वल टू माइनस हाफ 1 इंटू यू स्क्वायर। ये आ गया -25, ये आ गया -25, ये आ गया माइनस यू स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस 25 50, तो यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 50। यहाँ से u की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इसने बोली है 5x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, उसने बोली है 5x, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कैलकुलेट x, x इज 2, तो आंसर इज 2, बिल्कुल सही जवाब। सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम, बस यही सोचना था कि ये कंडीशन हमें यूज करनी है, x 5 से छोटा होना चाहिए, तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, वाटर ऑफ डेंसिटी इज टू बी सक्ड अप टू पॉइंट ए, हमें पानी को ए पॉइंट तक सक करना है, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम वर्क W1 है, फिर हमने इस पाइप को उल्टा कर दिया, फिर बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क के लिए हमें फिर से यहाँ सेंटर ऑफ मास का यूज उठाना पड़ेगा, मतलब जब ये पाइप उल्टी हो जाएगी, जब ये पाइप यहाँ से हाइट तो सेम आएगी, जब ये पाइप उल्टी हो जाएगी तो हमें ग्रेविटी का वर्क W2 या W1 दोनों ही निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का यूज उठाना पड़ेगा। यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है जब हम mgh यूज करते हैं, मतलब हम सेंटर ऑफ मास पे पूरा का पूरा मास रख देते हैं। ये सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर भी है जो कि आप आगे जाकर पढ़ेंगे, उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें ग्रेविटी, देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा, क्योंकि हमें वर्क ही तो निकालना है, तो वर्क के लिए सेंटर ऑफ मास थोड़ी होता है, वो तो आपने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, तो क्वेश्चन तो वर्क का है। तो वर्क के लिए एक तरीका तो ये इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करेंगे तो भारी पड़ेगा, इसीलिए मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन आप लोग ट्राई कर सकते हो, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखना है, हमें फोर्स वेरिएबल लगेगा। मान लो इसका m मास ऊपर आ गया, मान लो इसका m मास ऊपर आ गया, और इसको ऊपर खींचने के लिए mg इंटू छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क हमें लिखना है और वो वर्क लिख के इंटीग्रेट करें। वरना मैं इसका सीधा सीधा दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही आसान, वो ये कि हम पूरे के पूरे मास को इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं। देखो वो है क्या, इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर मान लीजिए पूरा पानी से भरा है तो इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वाले का कितना है, बड़े वाले का 100 है, छोटे वाले का 1 है, तो इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब का मास हो गया 10 ग्राम, तो इस पूरे 10 ग्राम को हम चाहो तो 5 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं। सिमिलरली इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर इंटू 10 तो 1000, तो इसका मास आ गया 1000 ग्राम, और इसको इसके सेंटर ऑफ मास पर रखें तो ग्राउंड से हाइट होगी 10 + 5 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया भी 1, हाइट 40, तो 1 इंटू 40 40 सेंटीमीटर क्यूब, 40 ग्राम, तो इसके 40 ग्राम को भी हम इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं, और टोटल हाइट आ जाएगी 10 + 10 + 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। 10 + 10 20, 20 + 20 40 सेंटीमीटर। सेम वही काम यहां करना है, सेम वही चीज यहां करनी है, मास तो उतना ही रहेगा, 40 ग्राम आ जाएगा। जो ऊपर वाला मास है 40 ग्राम, उसकी हाइट बचेगी 20 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाला बचेगा 1000 ग्राम, उसकी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी 40, तो इसकी हाइट है 40 + 5 45 सेंटीमीटर। और ऊपर वाला जो मास है, जिसका मास है कितना है भाई 10 ग्राम, जो ऊपर वाले का मास है ना 10 ग्राम, ये हाइट आ जाएगी 40 + 10 50, 50 और 5 55, टोटल हाइट 55 आ जाएगी भाई। टोटल हाइट 55 कैसे आएगी, उल्टी काउंट करो, 40 + 10 50, 50 और यहाँ 5 है, यहाँ पर आएगा 50 + 5 55, तो उल्टी हाइट आ जाएगी 55। बस सीधा सीधा mgh का चेंज लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वर्क डन इन 1 इज mgh, मास है 10 ग्राम तो 10/1000, जी की वैल्यू 10, h के लिए कितने 5 सेंटीमीटर तो 5/100, प्लस इसका मास 1000 ग्राम तो 1000/1000, जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर तो 15/100, प्लस इसका मास 40 ग्राम तो 40/1000 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h कितना है इसका 40 सेंटीमीटर तो 40/100। अच्छा खास बात क्या है, आपको W1 नहीं चाहिए, आपको 100 W2 - 100 W1 चाहिए, फिर तो आपको वही करना है। तो एक काम करो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या है, ये 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है 500/1000 1/2, प्लस ये 1000 से 1000 गया तो ये लिखा हुआ 150, प्लस ये 1000 से 1 2 3 गया तो ये लिखा हुआ 16, तो 166.5।
यानी 100W1 की वैल्यू, सॉरी नॉट W1, 100W1 की वैल्यू आ रही है 166.5। सेम इसी लॉजिक से 100W2 लिख लीजिए। 100W2 कैसे लिखे? 100 पहले W2 लिख लेते, बाद में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। mgh 40 ग्राम की हाइट है, 20 सेंटीमीटर, तो 40 10 20 प्लस 1000 ग्राम की 45, 1000 mgh प्लस लास्ट वाला जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम की हाइट है, mgh, h कितना है 55 सेंटीमीटर, तो 55/100। 100W2 चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 इधर 100 इधर 100 इधर, तीनों से कैंसिल हो गया। तो W2 100W2 की वैल्यू मुझे दिख रही है 1000 है, तो ये 1 2 3 ये आ गया 8 प्लस ये आ गया 450 प्लस ये आ गया 5.5, तो ये आ गया 463.5। तो 463.5 166.5 दोनों को फटाफट से ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 33.5 233 233.5 237 और 60 297। तो वर्क डन हमारा डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है, जो भी उसने क्वेश्चन में आंसर पूछा है उसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 297 आ रही है जूल में, तो 297 आंसर है क्या? लो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब 297। बस सीधा मेहनती क्वेश्चन है, सेंटर मास पे रखो, एमजीएच 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 ले लो, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल A body of mass 4 kg is moving with the velocity v0 in a straight line in such a way that on the body work is done at a rate which is proportional to square of velocity given by, मतलब कुल मिला के रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर, पावर आपको दे रखी है बीटा वी स्क्वायर। फाइंड द टाइम elapsed when the velocity of body is doubled, वो टाइम बताइए जब बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी, मतलब v0 से 2v0 हो जाएगी, कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के पावर को लिखो फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, फोर्स हो गया बीटा वी। लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम के साथ चाहिए, टाइम के साथ वेलोसिटी चाहिए, तो फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को लिखा डीवी बाई डी टी जानबूझ के लिखा है ताकि हम टाइम के साथ रिलेट कर सके, dt को ऊपर v को नीचे, तो m dv बाई वी इक्वल टू बीटा dt। इंटीग्रेट कर लीजिए तो m इंटू एल एन वी और लिमिट रखेंगे बीटा टी, टी की लिमिट 0 से t और वेलोसिटी की लिमिट v0 से 2v0। क्यों 2v0? क्योंकि हमें वेलोसिटी डबल चाहिए तो हमें 2v0 लिमिट रखनी पड़ेगी। इंटीग्रेट करते हैं तो m इंटू एल एन टू वी नॉट माइनस एल एन वी नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगा बीटा टी, ये एल एन टू बन गया, तो m एल एन टू इक्वल टू बीटा टी, डिवाइड आ जाएगा ना, एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन ए बाई बी, तो वी नॉट से वी नॉट गया, एल एन टू आ गया, वी नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसने कोई डाटा दिया नहीं। मास की वैल्यू 4, एल एन टू की वैल्यू जान लो 0.693 होती है, बीटा की वैल्यू 0.693 बाई 2 इंटू टी, क्वेश्चन में दे रखी है बीटा की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू आ रही है 8, यानी 8 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। आंसर क्या है? आंसर ही देख लो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर को हमें क्या लिख करके इंटीग्रेट करना है, बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, पावर से वेलोसिटी निकालने का तरीका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करके चेक आउट करने की कोशिश करें इसका आंसर कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमने एक बॉल को यहां से रेस्ट से छोड़ दिया, ये ग्रेविटी की वजह से स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगा और यहां पर आकर फिर से रेस्ट पर आ गया। तो बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है? तो सीधा सीधा यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। ये एंगल क्वेश्चन में 60 दे रखा है, रेडियस r ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा r cos 60 विच इज r/2। ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या? ग्रेविटी का वर्क लिखना, और यहां से यहाँ नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क इज प्लस mgr/2 प्लस हाफ के, देखो स्प्रिंग का वर्क डन होता है हाफ के x इनिशियल स्क्वायर, तो इनिशियली तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल लेंथ से 0 स्क्वायर माइनस x फाइनल। अब देखो ये जो भी स्प्रिंग की लेंथ रही होगी यही स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा, और ये लेंथ आपके कंपोनेंट से नहीं आएगी, ये लेंथ आपकी r थीटा से आएगी। r की इज इक्वल टू r थीटा, या थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, तो r इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। तो ये वैल्यू अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब π/6, तो ये डिस्टेंस π/6 r होगा, r थीटा r इंटू π/6, तो इसमें πr/6 का कंप्रेशन होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ये खास बात अच्छी थी कि इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0, बस इसी को इंटीग्रेट इसी को सॉल्व करना है। mgr/2 इक्वल टू, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो हाफ के π² r² बाय 36,
हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, के की वैल्यू यहाँ से आ रही है 36 mg अपॉन पाई स्क्वायर आर। इसने कितनी बोली है 6 mg लैम्डा। अच्छा इसने 6 अलग कर लिया, लैम्डा अलग कर लिया, तो 6 mg लैम्डा अगर अलग कर लें तो 6 mg इंटू 36 बनाने के लिए फिर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन पाई स्क्वायर आर। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मेरे हिसाब से 6 होनी चाहिए, तो लैम्डा इज 6। मतलब सिंपल सा, बहुत ही सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन, लैम्डा 6, लेकिन देखने में बहुत ही डरावना, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये पाई बाय 6 सारे एक अच्छी खास बात थी इस क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अ ब्लॉक का मास m इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v नॉट। यहाँ से एक ब्लॉक को v नॉट स्पीड देकर फेंका गया है। आधी सरफेस रफ है लेकिन आधी सरफेस स्मूथ है। पहला स्मूथ है, बाद में रफ है। इसका मतलब जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा इसकी स्पीड चेंज होकर के मान लीजिए कुछ हो जाएगी v। मुझे नहीं पता कितनी होगी, मैंने कहा v मान लीजिए। ठीक, v नॉट से फेंका था, v हो गई। फिर उसके बाद या u ले लीजिए, अच्छी बात रहेगी, u ज्यादा ले लीजिए। उसके बाद ये ग्रेविटी में फिर बिना फ्रिक्शन के चलेगा और जब ये यहाँ पहुंचेगा इसकी स्पीड v हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक वापस से इसी पॉइंट पर लैंड हो गया, तो बताइए v नॉट कितना होगा। ऐसे कुछ है, v नॉट बाय 6 पूछा। ठीक, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो हाइट होगी वो 2r होगा और यहां पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मतलब कुल मिला के यहां से यहां ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि एक 2r बिल्डिंग की हाइट से, एक 2r बिल्डिंग की हाइट से एक ब्लॉक को v देकर फेंका है और ये यहां से यहां इसकी रेंज इसकी 2r है, रेंज इसकी 2r है। तो यहां से अगर मुझे रेंज पता है तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g, दैट इज √2 इंटू 2r/g, दैट इज √4r/g। टाइम आ गया तो v भी आ जाएगा क्योंकि v इंटू टाइम रेंज के बराबर होगा, रेंज इसकी 2r है। तो v इंटू ये आ गया 4r/g का रूट बराबर 2r। यहां से v की वैल्यू मुझे दिख रही है √4r², तो √rg। यहां से v की वैल्यू √gr दिख रही है भाई सॉल्व करने पर, मतलब यहां मुझे वेलोसिटी पता लग गई। अगर यहां वेलोसिटी पता लग गई तो यहां भी वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mg2r बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और v² है gr माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। इससे u की वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ गई मेरी हाफ mu², तो हाफ mu² इक्वल टू mg2r प्लस mgr/2, तो 5 mgr/2। 2 से 2 गया, m से m गया, u आ गया √5gr। मतलब यहाँ वेलोसिटी √5gr। अगर √5gr है तो यहां से यहां हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, उससे v नॉट आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। यहां से यहां फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ r डिस्टेंस में क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू mgr, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां से हाफ mv² मुझे दिख रहा है हाफ mv² प्लस म्यू mgr, बस इससे v नॉट आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो m कैंसिल हो गया, v02/2 बराबर v² कितना 5gr, तो 5gr/2 प्लस म्यू हाफ है तो 1/2gr। सॉल्व कर लो यार, खत्म क्वेश्चन। 2 to 2 भी उड़ाओ यार सबसे, तो v02 आ गया 6gr, तो v02 आ गया 6gr, तो v नॉट इज √6gr। वैल्यू रख दीजिए सबकी √6, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, अच्छा r दे रखा 15, 15 6 90 90 90 900 900 का 30 मीटर पर सेकेंड। v नॉट 30 मीटर पर सेकेंड है लेकिन v नॉट नहीं पूछा, v नॉट बाय 6 पूछा है, तो v नॉट बाय 6 की वैल्यू आएगी 5, तो आंसर शुड बी 5। v नॉट बाय 6 इज 5, आंसर इज 5। बहुत ही सही, मतलब आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार वर्क एनर्जी थ्योरम देखना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल, यहाँ प्रोजेक्टाइल ना लगा करके वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम से फायदा नहीं होता, प्रोजेक्टाइल ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इसी के साथ क्वेश्चन बैंक WP का समाप्त। और जान लीजिए वर्क पावर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के बेसिक्स आगे जाकर चैप्टर में यूज होंगे। और आगे जाकर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे अच्छा वाला जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के भी हमने एक आध क्वेश्चन यहाँ पर देखे जिसमें वर्क डन हम चाहें तो एक तो इंटीग्रेशन से करें वरना सेंटर ऑफ मास से करें तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी। ठीक, तो वो भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आगे जाकर आप फिर चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं, लेट्स क्रैक इट।